नमस्ते दोस्तों। देखिए, इतिहास में कई लोग हुए हैं जिन्होंने भारत आए बिना ही भारत के बारे में बहुत कुछ लिख दिया, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो यहाँ आया, रुका, और वो भी कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और फिर भी उसने अपनी किताब इंडिका में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो सच कहे तो पूरी तरह से सही नहीं थी। तो आज हम मेगास्थनीज के उन्हीं दावों को देखेंगे, खासकर वो जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई जो आदमी साम्राज्य को इतने करीब से देख रहा है, क्या उसकी नज़र में कोई चूक हो गई? क्या उसने जो देखा वही लिखा, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये तो जान ले कि आखिर ये मेगास्थनीज था कौन। देखिए, हुआ ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि हुई थी, और उसी के तहत मेगास्थनीज को एम्बेसडर बनाकर, मतलब राजदूत बनाकर, पाटलिपुत्र भेजा गया था। और जैसा मैंने कहा, वो यहाँ करीब 14 साल रहा, और उसने जो कुछ भी देखा, यहाँ का समाज, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सब पर एक किताब लिख डाली, और उसी किताब का नाम है इंडिका। लेकिन यहाँ एक कैच है, बहुत बड़ा कैच। जो ओरिजिनल इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी ना, वो अब हमारे पास है ही नहीं। जी हाँ, वो गुम हो चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे, अगर किताब ही खो गई तो हम ये सब बातें कैसे कर रहे हैं? इसकी जानकारी हमें मिलती है बाद के ग्रीक और रोमन राइटर्स से। नाम देख लीजिए, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क। इन लोगों ने अपनी किताबों में इंडिका को कोट किया था, उसके हिस्से लिखे थे। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम बहुत बहुत जरूरी है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम मेगास्थनीज के 3 बड़े दावों को देखेंगे। 1, क्या भारत में दास नहीं थे? 2, क्या यहाँ लिखने पढ़ने का चलन नहीं था? और 3, क्या यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था? और आखिर में हम कुछ ऐसी की फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दावे से। मेगास्थनीज का कहना था कि इंडिया में स्लेवरी यानी दास प्रथा थी ही नहीं। मतलब उसने इंडियन सोसाइटी को 7 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया। पर मजे की बात यह है कि उसमें दासों का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि भाई यहाँ कोई दास है ही नहीं। पर क्या ये बात सच हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उसी टाइम पर लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 तरह के दासों का जिक्र मिलता है, साफ साफ। तो फिर मेगास्थनीज से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? इसका एक कारण हो सकता है कल्चरल डिफरेंस। यूनान में दासों की हालत बहुत खराब थी, बहुत कठोर बर्ताव होता था, जबकि भारत में मामला उतना सख्त नहीं था। तो हो सकता है कि मेगास्थनीज इस फर्क को ही न समझ पाया हो। अच्छा, अब आते हैं मेगास्थनीज के दूसरे बड़े ब्लंडर पर। उसका दावा था कि इंडियंस को लिखना ही नहीं आता था। मतलब जरा सोचिए, एक आदमी जो खुद एक पूरी किताब लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस देश के बारे में वो लिख रहा है वहां के लोगों को लिखना ही नहीं आता। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? और ये दावा भी, जैसा कि आप सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एक रोमन हिस्टोरियन है कर्टियस, उन्होंने साफ लिखा है कि भारतीय लोग पेड़ों की छाल पर, जैसे कि भुज वृक्ष की छाल पर लिखते थे। और सिर्फ लिखा ही नहीं, हमें ऐसी बहुत सारी पुरानी पांडुलिपियां सबूत के तौर पर मिली भी हैं। और अब बात करते हैं उस दावे की जिसे झुटलाना शायद सबसे आसान है। मेगास्थनीज ने क्या कहा कि भारत में कभी अकाल यानी फेमीन पड़ता ही नहीं है, कभी नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो तो बिल्कुल उल्टी कहानी बताते हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैमन रिलीफ, मतलब अकाल राहत के कामों का पूरा जिक्र है। पर इससे भी बड़ा सबूत क्या है? वो है सोगौरा और महास्थान के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम के हैं। इनमें साफ साफ लिखा है कि अकाल से निपटने के लिए अनाज के गोदाम बनाए गए थे। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है ना, ये मेगास्थनीज की बात को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। चलिए अब फटाफट इंडिका के कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक तरह से रैपिड फायर राउंड समझ लीजिए। पहला फैक्ट, मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितनी क्लास में बांटा था? 7। याद रखिएगा, 7। और जैसा हमने पहले बात की, इस लिस्ट में दास या स्लेव्स नहीं थे, और यही उसकी सबसे पहली और बड़ी गलतफहमी थी। दूसरा पॉइंट, उसने बताया कि पाटलिपुत्र का जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे चलाने के लिए
कुल 6 कमेटियां थीं, 6। ये नंबर सीधा सीधा एग्जाम में सवाल बनकर आता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझ लेते हैं। कमेटियां थी 6 और हर कमेटी में मेंबर थे 5। तो टोटल कितने हुए? 6 गुणा 5 यानी 30 मेंबर्स। ये 30 लोग मिलकर पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो याद रखिए, 6 कमेटियां, हर एक में 5 सदस्य। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं इंडिका में, जैसे उसने ग्रीक देवताओं की तुलना शिव और कृष्ण से की। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसने सुदूर दक्षिण के पांड्य किंगडम का भी जिक्र किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मौर्य काल में नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ के किंगडम्स के बारे में भी जानकारी थी। तो आखिर में एक सवाल, मेगास्थनीज की इन गलतियों से हम सीखते क्या हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास को समझने के लिए कभी भी किसी एक सोर्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो सोर्स एक आई विटनेस, एक चश्मदीद गवाही क्यों ना हो। जानकारी को हमेशा क्रॉस चेक करना, अलग अलग स्रोतों से मिलाना, यही हिस्टोरिकल एनालिसिस का सही तरीका है।